नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीईटी क्रैकर्स में, जहां सीखना है आसान और समझदारी भरा। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत, जो देश की नींव को मजबूत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक में आगे। दोस्तों, सबसे पहले तो यही पता करना होता है कि भाग 4 है क्या, भाग 4 के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो संविधान का भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक फैला हुआ है। कहाँ तक? आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक फैला हुआ है, जिसे हम नीति निर्देशक तत्व या फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। ये वो दिशा निर्देश हैं भाई साहब, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने की राह दिखाते हैं। हालांकि ये जो अधिकार हैं वो बाध्यकारी नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा इन्हें किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, परंतु इनका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। यह एक आदर्श समाज का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 36 से 51, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक फैले हुए हैं। चलो बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं एक बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है परिभाषा के बारे में। इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3। अब भाग 3 हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है, कृपया प्लेलिस्ट में जाकर मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही आसान भाषा में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है। चलो अनुच्छेद 36 में जो परिभाषा है उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 36 में परिभाषा कहती है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो मौलिक अधिकारों में दी गई है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य का मतलब वही है जो सरकार, संसद और विधानसभा आदि का होता है। किसका होता है? एक मिनट। सरकार, संसद और विधानसभा। विधान सभा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 37 कहता है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में बताता है कि नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या रहेगी। यह हमें बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, परंतु राज्य को इन्हें एक मूलभूत कर्तव्य के रूप में अपनाना ही चाहिए। दोस्तों, हमने आपके लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समझने के लिए इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, ताकि आपको समझने में और याद रखने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो चलिए
इनके अलग अलग 4 वर्गों में जिनको हमने बांटा है उनको पढ़ते हैं। नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक कल्याण, मतलब एक ऐसा वर्ग जो हमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण के बारे में बताता है। उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 हमें सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में, एक मिनट, आर्टिकल 38 जो है वो सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में, जिसमें न्याय होगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जाएगी। अर्थात सभी को समान न्याय, समान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में बात की जाएगी। अर्थात एक ऐसा राज्य की स्थापना में बारे में बताता है जिसमें सभी के लिए समान न्याय होगा, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना रहेगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 38 है वो असमानता को कम करता है, असमानता को कम करने का काम करता है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 बताता है कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे। अर्थात सभी में कौन आता है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, सबको रोजगार के पर्याप्त साधन दिए जाएंगे, सबको समान वेतन होगा, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, सभी को समान वेतन दिया जाएगा। बच्चों का स्वास्थ्य का विकास किया जाएगा। मतलब एक ऐसा राज्य की स्थापना के बारे में बताया गया है जिसमें सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे, सबको समान वेतन मिलेगा और बच्चों के स्वास्थ्य का विकास हो सके, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 39 में किया गया है। आगे आता है आर्टिकल 39A। दोस्तों आर्टिकल 39A को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता दी जाएगी। अर्थात जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है उनको फ्री में विधिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों आगे दिया गया है आर्टिकल 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि बेरोजगार वृद्धों और बीमारों को सहायता दी जाएगी। मतलब एक ऐसा राज्य स्थापित होगा जिसमें बेरोजगारों को, जैसे कि आजकल सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देती है, वृद्धों को वृद्ध पेंशन देती है और बीमारों को मुफ्त इलाज जैसी सहायताएं प्रदान करती है। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की उचित स्थिति और मातृत्व अवकाश, जैसे महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे एक मैटरनिटी लीव दी जाती है जिसे मातृत्व अवकाश बोला जाता है, उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कहता है जो हमारा श्रमिक और मजदूर वर्ग है उनको उचित जीवन स्तर दिया जाएगा और कार्य के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे राज्य के द्वारा। दोस्तों डीपीएसपी के अंदर दूसरा वर्ग है ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग। अर्थात इसमें ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योगों के बारे में बात की गई है। ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन, उनकी स्थापना और उनके सशक्तिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43B, सबसे पहले ये बताता हूँ कि अनुच्छेद 43B को 97वें संविधान का जो 97वां संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियाँ के बढ़ावा देने की बात की गई है। इसी क्रम में दोस्तों हमारा तीसरा वर्ग जो है वो शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य के द्वारा किया जाएगा। और ये जो है वो संविधान में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद। अर्थात क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है कि संविधान में 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है,
वो संबंधित है 6 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके बाद ही भारत में RTE अर्थात राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था। RTE एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अधिकार। RTE राइट टू एजुकेशन या फिर शिक्षा का अधिकार। दोस्तों आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अर्थात जो अनुसूचित जाति होगी, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की सुरक्षित रखा जाएगा। आर्टिकल 49 कहता है स्मारक और ऐतिहासिक महत्व की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा जाएगा। अर्थात इनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनको अलग अलग रखा जाएगा। दोस्तों हमारा चौथा और अंतिम जो वर्ग है DPSP का वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अंतर्गत वे अनुच्छेद रखे गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में वर्णन करते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 51, ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। विवादों का समाधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना ही उचित होगा। और युद्ध से बचाव, सम्मानपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना, सम्मानपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। आर्टिकल 51 के तहत आता है। दोस्तों ये थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिन्हें हम DPSP अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 के तहत आते हैं, जो कि फैले हुए हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, जिनका वर्णन हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से किया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों जो संविधान का भाग 4 है, जो देश को दिशा दिखाता है, भले ही अदालत में लागू ना हो सके, लेकिन ये भारत को एक आदर्श राष्ट्र बनाने की नींव जरूर रखता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं CT क्रैकर्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।